तो हाँ जी फ्रेंड्स, जिन भी बच्चों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंघल। तो बेटा हम लोगों ने थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस की बुक स्टार्ट कर रखी है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल की क्लास में मैंने आपको लॉगरिथमिक टेस्ट सिखाया था, अब एक नया टेस्ट सिखा रहा हूँ बेटा जिसका नाम है गोस टेस्ट। अच्छी बात यह है ये टेस्ट कभी फेल नहीं होता। देखो बाकी टेस्टों में हमने इक्वल टू 1 के ऊपर टेस्ट को फेल लिखा है कि के का मान अगर इक्वल टू 1 आता है तो टेस्ट फेल, और उस केस में फिर आपको कुछ और टेस्ट लगाकर क्वेश्चंस को करना होता है। तो बेटा एक नया टेस्ट आया गोस टेस्ट, जो कभी फेल नहीं होता, पर उसको लगाने के लिए आपको उसकी फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जिन क्वेश्चनों में आपका UN/UN+1 मैं अभी टेस्ट लिखवाऊंगा, जिन कंडीशनों में UN/UN+1 को बदला जा सकता है अल्फा प्लस बीटा बाई एन फॉर्म में, उन क्वेश्चंस में आप गोस टेस्ट लगा सकते हो। और गोस टेस्ट अगर लग रहा होगा किसी क्वेश्चन में तो बेटा ये अच्छी बात है कि गोस टेस्ट लगाने पर गोस टेस्ट कभी फेल नहीं होता, यानी वो आपको आंसर दे के ही छोड़ेगा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर गोस टेस्ट फेल नहीं होता तो हम तो हर क्वेश्चन में गोस टेस्ट लगा देंगे। बेटा हर क्वेश्चन में गोस टेस्ट अगर लगता होता तो बाकी साइंटिस्ट ने जो रूल दिए हैं उनकी जरूरत ही नहीं थी, बस एक टेस्ट पढ़ते और सारे क्वेश्चन कर देते। बेटा गोस टेस्ट सब में नहीं लगता, गोस टेस्ट सिर्फ तब लगेगा जब उसकी स्ट्रक्चर किसी क्वेश्चन में बनती होगी। अब स्ट्रक्चर क्या है वो मैं अभी समझाता हूँ। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो गोस टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। और अब आप अपने सी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे जब मैं ये टेस्ट अच्छे से समझा दूंगा। तो बेटा आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, पेपर में सेक्शन ए में भी पूछा जा सकता है। इस टेस्ट को बोलते हैं गोस टेस्ट, और अपनी लैंग्वेज में इसके बारे में लिख लो, ये टेस्ट कभी फेल नहीं होता। मतलब ये टेस्ट अगर किसी क्वेश्चन में अप्लाई हो गया, अगर पहला होना अप्लाई होना जरूरी है, अगर ये किसी भी अगर ये हमारे पेपर में मतलब किसी क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, अगर अप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट दे के जाएगा। तो ये टेस्ट कभी भी फेल नहीं होता, कभी भी फेल नहीं होता यदि वो क्वेश्चन में लग पा रहा है। तो यदि क्वेश्चन में ये टेस्ट अप्लाई हो रहा है तो ये टेस्ट अप्लाई हो रहा है तो अब ये कब होएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले वही समेशन UN जो है वो एक इनफाइनाइट सीरीज है सेक्शन ए में, क्योंकि ये टेस्ट पूछा जा सकता है तो बड़े प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। फिर ये क्या कहता है, इफ आप UN/UN+1 निकालो और उसको कन्वर्ट कर दो इस फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा बाय एन, जहां पर अल्फा क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस होना एक कांस्टेंट चाहिए, और प्लस 1/n के कोफिशिएंट्स को बोलेंगे बीटा। ये 1/n है, 1/n के कोफिशिएंट्स को क्या बोलेंगे, बीटा। आगे 1/n² वाली टर्म भी आएगी पर उनको नेग्लेक्ट कर देंगे, 1/n³ वाली टर्म्स भी आएंगी, उनको तो नेग्लेक्ट कर सकते हो। कुल मिलाकर गोस टेस्ट सिर्फ तब लगेगा जब UN/UN+1 को इस स्ट्रक्चर में बदला जा सके। अगर UN/UN+1 इस स्ट्रक्चर में नहीं बदल पा रहे तो उस केस में वहां पर गोस टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। तो गोस टेस्ट कहता है मैं सिर्फ तब अप्लाई होऊंगा जब UN/UN+1 इस फॉर्मेट में बदला जा सके। अगर UN/UN+1 इस फॉर्मेट में नहीं बन पा रहा तो फिर आपको राब्बे लॉगरिथमिक ये लगाने ही पड़ेंगे। अब जैसे लॉगरिथमिक कब लगाया था, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल थी। अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो आपने राब्बे लगाया था। अब आप करके देखना, जिन क्वेश्चनों को आपने राब्बे से किया था जिसमें वेरिएबल की पावर कांस्टेंट थी, उनको आप गोस से करके देखना, अधिकतर क्वेश्चन गोस से भी हो जाएंगे। तो मैंने ये तो चैप्टर स्टार्ट में ही कहा था कि बेटा एक क्वेश्चन एक से ज़्यादा टेस्टों से हो सकता है, पर शर्तें उसकी होनी चाहिए सेटिस्फाई। ऐसे नहीं कि उसकी शर्त तो सेटिस्फाई हो नहीं दी और आप कहो कि गोस टेस्ट तो कभी फेल होता नहीं तो मैं तो भैया गोस ही लगाऊंगा। अरे गोस लगाने के लिए पहले UN/UN+1 इस फॉर्मेट में जाना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में जा ही नहीं रहा तो फिर गोस टेस्ट लगेगा ही नहीं। तो ये मत देख लेना कि भैया टेस्ट तो कभी फेल होता ही नहीं तो हम तो ये लगाएंगे, तो ये हर बार नहीं लग पाएगा। फिलहाल अगर ये अपना इसमें कन्वर्ट हो गया तो गोस टेस्ट कहता क्या है ये सुनो। पहला, हो सकता है अल्फा की वैल्यू 1 ना हो, ये केस फर्स्ट, और केस सेकंड हो सकता है इस अल्फा की वैल्यू 1 हो। अब सुनना टेस्ट फेल क्यों नहीं होता। बेटा हम जैसे UN/UN+1 को इस फॉर्मेट में बदल लेंगे तो हम सबसे पहले अल्फा की वैल्यू चेक करेंगे। सबसे पहले हमें अल्फा ही देखना है, बीटा नहीं देखना। तो सबसे पहले आप अल्फा देखोगे। अब मान लो अल्फा की वैल्यू अगर 1 नहीं है, मान लो यहाँ पर 2 है, 3 है, इसका मतलब अल्फा का मान 2 है या 3 है, 1 नहीं है। अगर अल्फा का मान 1 नहीं है तो हो सकता है कि अल्फा ग्रेटर देन 1 हो, तो यहाँ पर आगे फिर 2 केस बनेंगे।
अगर अल्फा 1 नहीं है, मान लो यहाँ पर 2 होता तो इसका मतलब अल्फा 1 नहीं है, तो ग्रेटर देन 1 है। और हो सकता है अगर यहाँ पर 1 नहीं है पर 1/2 है तो अल्फा का मान 1 से छोटा हो गया। तो यहाँ 2 केस बन गए कि अगर अल्फा 1 के बराबर नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, अल्फा ग्रेटर देन 1 हो सकता है और लेस देन 1 हो सकता है। अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो आप सीधा लिख दोगे कि सीरीज कन्वर्जेंट, क्वेश्चन यहीं खत्म। अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 हुई तो सीरीज डाइवर्जेंट, क्वेश्चन यहीं खत्म। वापस सुन लो, इज डाइवर्जेंट। सबसे पहले आप un/un+1 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अगर हो गया तो गोस टेस्ट लग जाएगा, और गोस टेस्ट लग रहा है तो इसका मतलब आंसर दे के जाएगा। तो सबसे पहले आपको अल्फा को चेक करना है। अगर अल्फा की वैल्यू 1 नहीं है तो फिर आप इन दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी चेक करोगे, कोई एक होएगी। भाई अगर अल्फा 1 नहीं है तो या तो 2 होएगा, 2 होएगा तो इसका मतलब अल्फा 1 से बड़ा, सीरीज कन्वर्जेंट। 3 भी हो सकता है तो भी यही वाला केस लगेगा, सीरीज कन्वर्जेंट। और हो सकता है अल्फा अगर 1 नहीं है तो 1/2 हो, 1/3 हो, तो उस केस में लेस देन 1 हो गया तो सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो क्वेश्चन खत्म। पर अगर अल्फा इक्वल टू 1 हुआ तो मैंने कहा टेस्ट तो फेल होता नहीं है। अब इक्वल टू 1, हालांकि बाकी टेस्टों में हमने इक्वल टू 1 पे टेस्ट को फेल बोला था, पर यहाँ पर अल्फा अगर इक्वल टू 1 हुआ, कुदरती यहाँ पर मान लो 1 हुआ, तो बेटा टेस्ट फेल नहीं होगा, टेस्ट गोज टू बिट्टा। फिर वो कहता है कि टेस्ट के लिए आप आंसर के लिए बिट्टा पे चले जाओ, तो टेस्ट गोज टू बिट्टा। टेस्ट कहेगा कि आप फिर बिट्टा के ऊपर चले जाओ। अब बिट्टा के पास चले जाएंगे। बिट्टा है क्या चीज़, 1/n का कोफिशिएंट। बिट्टा है क्या चीज़, 1/n का कोफिशिएंट। तो बेटा बिट्टा की वैल्यू को हम चेक करेंगे। अब हो सकता है बिट्टा की वैल्यू जो भी हो वो 1 से बड़ी हो। मान लो यहाँ पर 2 होता तो 1/n की वैल्यू का कोफिशिएंट 2 है, यानी बिट्टा का मान 2 है, 2 यानी 1 से बड़ा, तो सीरीज कन्वर्जेंट। जैसे मैंने अल्फा में भी यही कहा है कि अगर अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी तो सीरीज कन्वर्जेंट, वैसे बिट्टा भी अगर 1 से बड़ा तो कन्वर्जेंट। और दूसरा, इधर तो मैंने कहा था अल्फा लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट, पर यहाँ पर बिट्टा चाहिए लेस देन 1 हो और चाहिए इक्वल टू 1 हो, क्योंकि टेस्ट अल्फा से बिट्टा पे चला गया तो बिट्टा ने अब आंसर देना ही देना है। तो बेटा यहाँ पर गोस टेस्ट ने कहा कि बिट्टा अगर लेस देन या इक्वल टू 1 हो तो सीरीज होती है डाइवर्जेंट, यानी इक्वल टू 1 पे बिट्टा भी फेल नहीं होता। बिट्टा का मान अगर कुदरती 1 है, जैसे मान लो यहाँ पर 1 नहीं होता, तो बेटा उस केस में हम सीरीज कहते हैं डाइवर्जेंट। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, डाइवर्जेंट। बेटा ये करेक्शन करो, यहाँ पर डाइवर्जेंट आएगा। तो आपका बिट्टा अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो उस केस में सीरीज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। यानी गोस टेस्ट अगर क्वेश्चन में लग रहा है तो 101% आंसर दे के ही जाएगा, क्योंकि अगर अल्फा से वो बिट्टा पे चला भी गया तो बिट्टा ने फाइनली हमें आंसर दे देना है। पहली बात तो अल्फा ने आंसर दे देना है, पर अल्फा तब देगा जब अल्फा की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, तो उस केस में ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट। पर अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो टेस्ट जाएगा बिट्टा पे, और बिट्टा पे जाने पर बिट्टा की वैल्यू अगर 1 से बड़ी तो कन्वर्जेंट, और बिट्टा का मान लेस देन इक्वल टू 1 तो डाइवर्जेंट। अब बेटा जब मैं गोस टेस्ट के क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपके पास है ना इस तरीके के ब्रैकेट बन जाएंगे। जब आप un/un+1 को पूरा सोल्व करेंगे, मान लो आप सोल्व कर रहे हो un/un+1, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मतलब टर्म्स ऐसे टाइप की होंगी, 5/n 1 + 9/n, मान लो ये 3 ब्रैकेट आ गए, और भी आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ बन गया। अब आप कहोगे सर ये तो इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में अपने बनाएंगे। देखो कैसे बेटा, इनमें से पहली टर्म देखो, अगर हर ब्रैकेट की पहली टर्म 1 1 1 है तो सोचो ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी 1 आएगा, जब इससे होगा तो भी 1 आएगा, तो ओवरऑल पहली टर्म तो आएगी 1। उसके अलावा बेटा बाकी सब में देख रहे हो आपको 1/n दिख रहा है, 1/n दिख रहा है, 1/n दिख रहा है। अब देखो या तो इस फॉर्मेट में बनाना चाहते हो तो आप पहले ये वाला ब्रैकेट पूरा इससे मल्टीप्लाई करो, तो जब ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा तो टोटल 4 टर्म आएंगी। भाई 1 इससे होगा तो 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, फिर वो 4 टर्म जब इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 टर्म्स आएंगी। उन 8 टर्म्स को फिर इस तरीके से लिखोगे, क्या, कांस्टेंट को सारे को एक साथ। अब कांस्टेंट तो सिर्फ यही आएगा क्योंकि बाकी 1 अगर इनसे मल्टीप्लाई होगा या इससे होगा या इससे होगा तो 1/n की कोफिशिएंट्स आएंगे। तो बेटा कुल मिलाकर अगर हर ब्रैकेट में आपके पास 1 है तो इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का स्मार्ट तरीका सोचो। तो मैं आपको ये फॉर्म बना के दिखा रहा हूँ, तो जब भी आप क्वेश्चन में un/un+1 निकालोगे तो उसमें कई सारे ब्रैकेट मल्टीप्लाई में होंगे, और उन ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई को आपको अगर इस फॉर्मेट में बनाना है तो आपको ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बेटा जो भी ये कांस्टेंट है उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 1 1 मल्टीप्लाई होकर 1 बनेगा, और फिर आप डायरेक्ट लिखो खुद से 1/n, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा, इन ब्रैकेट्स में जो भी 1/n के कोफिशिएंट है और जिस साइन के साथ है वो साइन लिख दो। जैसे 1/n का कोफिशिएंट है +2, इधर 1/n का कोफिशिएंट है -5, इधर 1/n का कोफिशिएंट है +9। तो इस तरीके से आप बिल्कुल, ये अल्फा है प्लस
1/n और ये पूरा बिट्टा हो गया। अब इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लो। तो लाइक 1 + 1/n, नोट 2 11, 11 में से 5 गए जैसे कि 6 हो गया। तो बेटा ये आ गया अपना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें तो अल्फा का मान 1, तो टेस्ट गोज टू बिट्टा, और बिट्टा पे जाएंगे तो बिट्टा की वैल्यू 1/n का कोफिशिएंट कितना है 6 यानी >1। तो अगर यही क्वेश्चन है तो सीरीज कन्वर्जेंट हो गई, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग बिट्टा का मान अगर 1 से बड़ा तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। तो इस तरीके से आपको बेटा अल्फा प्लस बिट्टा बाई एन फॉर्म बनानी है। तो ये फॉर्म क्या बन गई, अल्फा प्लस 1/n इंटू बिट्टा। फिर से मैंने सिखा दिया आपको ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना। तो मैं अभी गोस टेस्ट के क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बेटर समझ आएगा। तो अपने पास गोस टेस्ट में ना जब un/un+1 ऐसी फॉर्म में आएगा तो पक्की बात है वो अल्फा प्लस बिट्टा बाई एन फॉर्म बन जाएगी। और बनाने का तरीका, आप पहले तो ये 1 1 1 मल्टीप्लाई होकर 1 हो गया, और 1/n के कोफिशिएंट लेने हैं तो आप 1/n लिखो, और जिस साइन के साथ है उस साइन के साथ इसको ब्रैकेट में लिखते रहो, और फिर ये पूरी टर्म सोल्व कर लो। दैट इज फाइनल आंसर। तो मैं एक प्रैक्टिस और करवा देता हूँ इस टाइप के ब्रैकेट्स की, कि अगर आपको डायरेक्ट इनको अल्फा प्लस बिट्टा बाई एन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे। जैसे मान लो ये आ गया 1 + b/n, ये a है, 1 - c/n, 1 + d/n। अब मान लो ये 4 ब्रैकेट हैं। अब इनके लिए अपने को अल्फा प्लस बिट्टा बाई एन फॉर्म लिखनी है तो 1 1 1 1 तो 1 नहीं बनेगा, यहाँ पर 1 नहीं होएगा, तकरीबन हर बार क्वेश्चन में 1 नहीं होएगा। अच्छा 1/n का कोफिशिएंट तो 1/n, प्लस का a, प्लस का b, माइनस का c, प्लस का d। तो बेटा ये आ गया इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अल्फा प्लस बिट्टा बाय एन की फॉर्म, जहाँ पर बिट्टा की वैल्यू आपको ये पूरी दिख रही है। तो इस तरीके से आपको अभी ABCD के बारे में पता नहीं तो केस बना दोगे। जैसे बिट्टा का मान अगर यही आ गया मान लो, तो आप कहोगे क्योंकि बिट्टा की वैल्यू आ रही है a + b - c + d, ये पूरी वैल्यू अगर 1 से बड़ी तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि ABCD की वैल्यू तो दी नहीं हुई। और अगर बिट्टा का मान यही है और हो सकता है ये मान <= 1 हो तो उस केस में सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। इस तरीके से 2 केस बना दोगे बस। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, फिर आपको पूरी बात समझ आएगी। तो बेटा गोस टेस्ट अगर क्वेश्चन में लग पा रहा है तो पक्की बात है आंसर दे के ही जाएगा, हमें कोई और टेस्ट फिर उसके बाद लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा लगाते कब है गोस टेस्ट, पहले तो आप क्वेश्चन में सी एक्सरसाइज पे जानते ही DL नंबर लगाओगे। DL नंबर लगाने के बाद पहले तो सोचा करो पुराने टेस्ट लगाने से काम हो जाए, नहीं हो रहा तो आपके पास चॉइसेस थी रब्बे और लोगरिथमिक। लोगरिथमिक तब लगाओगे जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, और अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो फिर रब्बे लगा देना। और अगर आपको लग रहा है कि DL नंबर फेल होने के बाद आप अपने क्वेश्चन को डायरेक्ट इस फॉर्मेट में बदल सकते हो तो फिर आपको ये दोनों ही टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। देखो वेरिएबल की वेरिएबल हो तो लोगरिथमिक लगाना, पर अगर वेरिएबल की कांस्टेंट है और आपको पता है कि हमें गोस टेस्ट लगाना आता है तो आप डार्ट के बाद रब्बे मत लगाना चाहिए और डायरेक्ट क्या लगा देना, गोस। तो बेटा गोस तो लगा तो देना, पर लगेगा तो क्वेश्चन में तभी ना जब आपका un/un+1 इस फॉर्मेट में बनता होगा। अगर नहीं बनता होगा तो इसका मतलब फिर डार्ट के बाद आपको रब्बे लगाना था उसमें। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो डार्ट के बाद कोई जरूरी नहीं है कि पहले रब्बे लगाना है और रब्बे फेल होने के बाद गोस लगाना है। आप डार्ट के बाद सीधा रब्बे टेस्ट भी सीधा गोस टेस्ट भी लगा सकते हो, अगर आपको देखते ही पता लग रहा है कि क्वेश्चन को मैं इसके फेल होते ही इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ फिर आपको बात समझ में आएगी। तो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर है 30। आपके पास बुक होगी, मैं पूरा ही लिख रहा हूँ प्रॉपर तो आपको समझ आ जाएगा। 2² / 3², 2² 4², 3² 5², 2² 4² 6² / 3² 5² 7² प्लस एंड सो ऑन। बेटा जैसे कि ये क्वेश्चन है और हमें इसको कन्वर्जेंस चेक करनी है, मतलब हमें चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। पहला x नहीं आ रहा, फैक्टोरियल नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं हमें पहले तो लगा कि कहीं A और B एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फिर थोड़ा ध्यान से देखो बेटा सीरीज चल रही है। देखो ये तो मैं सिमेट्री से छोड़ दूंगा 1 को। तो अब ध्यान से देखो पहली टर्म में सिर्फ 2 आ रहा है, अगली टर्म में 2 तो आ ही रहा है और फिर 4 आ रहा है, फिर अगली टर्म में 2 4 तो आ ही रहे हैं, फिर 6 आ रहा है। इसका मतलब सीरीज के रूप में आ रहा है। और कल मैंने बताया था सीरीज के रूप में अगर आ रहा है तो भी सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो पहले पेपर में आपसे यही क्वेश्चन आपको खुद करना है कि एक्सरसाइज पहचाननी है। बेटा इन पूरी बुक में यही सबसे बड़ी बात है कि अगर आप चैप्टर एक्सरसाइज ढंग से पहचान लेते हो तो आपका क्वेश्चन गलत होएगा ही नहीं, 101% आप सही करके आओगे। अगर आपने एक्सरसाइज ही गलत पहचान ली तो फिर तो बेटा आपको पता ही है कुछ मर्जी करो गलती होना है। तो यहाँ पर अपनों ने सबसे पहले एक्सरसाइज पहचानी। अब इसका UN भी सोच लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं इसका UN सोचता हूँ, इसको तो मैं नेगलेक्ट कर चुका हूँ। 2 यानी एक टर्म पहली टर्म के अंदर सिर्फ एक ही आ रहा है, फिर दूसरे के अंदर 2 टर्म्स आ रही हैं, तीसरे में 3 आ रही है, तो nth में n आएंगी मल्टीप्लाई में। तो
2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो UN में आएगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। पहले आप 2 4 6 का वैसे ही निकाल लो, तो आपने 2 4 6 का तो आता ही आपको nth टर्म क्या आता है 2n, ये तो बहुत बार कर चुके हैं, तो बेटा 2n और पावर सभी की 2 2 है तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगी इसकी nth टर्म ऊपर। डिवाइड में 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर सीरीज के रूप में आ रहा है तो सीरीज के रूप में आएगा। और 357 का आपको आता है, 357 का मैंने ये तो निकाल के दिखा देता हूँ। तो बेटा इसके अगर आप nth टर्म की बात करते हो तो इसका कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, फर्स्ट टर्म इसकी 3 हो गई, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 3 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2, तो ये बन गया 3 प्लस 2n माइनस 2 मतलब 2n प्लस 1। तो ये चीज़ें आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ। ब्रैकेट की पावर 2 2 2 चल रही है तो सभी की 2 हो जाएगी पावर। तो पहले तो हमने बिना स्क्वायर के इनका nth टर्म निकाला और फिर सब पे स्क्वायर कर दिया, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, ये आ गया un। अब अगर un प्लस 1 निकालोगे तो बेटा un प्लस 1 में भी इतनी सारी टर्म्स तो आएंगी और एक टर्म और बढ़ जाएगी। जैसे इसमें सेकंड टर्म में 2 आ रही थी, थर्ड में 3 आ रही थी, तो 2 तो वो वाली आ रही थी और एक बढ़ गई, तो n प्लस 1 में ये तो आएंगी और एक बढ़ जाएगी। तो अपने n प्लस 1 को लिखें तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 2n स्क्वायर इतना तो आएगा ही। उसके बाद n की जगह n प्लस 1 रख दो तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2n प्लस 2 और पावर 2 चल रही है। ऐसे नीचे इतना तो आएगा ही, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 2n प्लस 1 का स्क्वायर। और बेटा आगे एक टर्म और बढ़ जाएगी तो n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2n प्लस 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा। तो बेटा आप रख के देख लिया करो n प्लस 1, तो आपको ये बातें समझ आ जाएंगी कि मैंने 2n प्लस 3 कैसे रखा है। आपको n की जगह रखना है n प्लस 1, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2n प्लस 2 और प्लस 1, तो 2 और 1 जुड़कर हो जाएगा 3। तो बेटा ये आ गया un प्लस 1। अब पहला टेस्ट तो आप वही डी एल एम्बर्ट लगाओगे, तो डी एल एम्बर्ट के लिए un को un प्लस 1 से डिवाइड करोगे। हम तो कोशिश करेंगे डार्ट से ही पास हो जाए और क्वेश्चन खत्म हो जाए, गोस पे लोगरिथमिक पे इन पे तो जाना ही ना पड़े। तो बेटा आप डायरेक्ट सोचते हैं un आप ये लिखोगे और un प्लस 1 जब डिवाइड में लिखोगे तो ये इतनी टर्म तो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। और un प्लस 1 जब डिवाइड में लिखोगे तो ये टर्म जाएगी ऊपर और ये टर्म जाएगी नीचे। तो पूरा स्टेप आप डिवाइड में लिख के देख लेना और कट करके देख लेना, तो ये टर्म ऊपर जाएगी और ये टर्म नीचे, तो ओवरऑल ये बच जाएगा 2n प्लस 3 की पावर 2 और नीचे बचेगा 2n प्लस 2 की पावर 2। आप डिवाइड करके देख लेना, मतलब ये तो मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। अब बेटा इसमें देखो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को रब्बे से कर लेना, और मुझे पता नहीं है कि रब्बे लगने के बाद टेस्ट फेल हो रहा है क्या। अगर रब्बे लगने के बाद भी टेस्ट फेल हो रहा है तो इस क्वेश्चन में फिर गोस लगाना ही पड़ेगा। और अगर एक बार आप खुद सोचो कि इसमें रब्बे नहीं सोच रहे, रब्बे लग जाएगा पर हो सकता है वो फेल हो रहा हो, फेल होने का मतलब वैल्यू सोल्व होकर 1 आ रही हो तो टेस्ट फेल हो जाएगा। रब्बे अभी लगाने के लिए आपको -1 करना है, n से मल्टीप्लाई करना है और लिमिट लगानी है, करके देख लेना, हो सकता है रब्बे से आंसर ही आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा रब्बे से आंसर नहीं आएगा, लगा सकते हैं, लॉजिक वाइज लगा सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। लोगरिथमिक नहीं लगेगा क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। तो हमें एक तो पता लग गई ना चीज़, लोगरिथमिक तो नहीं लगाएंगे। पहले तो डीएल एम्बर्टी चेक करते हैं, खैर उसके लिए लिमिट लगानी है, लगा दो। बीच में हम यूं ही कोई बातें करने लग गए, छोड़ो उसको, पहले आप लिमिट लगा के देखो। तो बेटा लिमिट जब भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो n की मैक्सिमम पावर कॉमन लोगे, तो n को कॉमन ले लो तो बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस क्वेश्चन में गोस के लिए जा रहा हूँ तो मैं पहली टर्म 1 बनाऊंगा, तो 2n पूरा कॉमन ले रहा हूँ तो 2n का स्क्वायर बार आ जाएगा। अधिकतर हम n लेते थे, पर इस क्वेश्चन में अगर आपकी प्लानिंग है कि अगर आप रब्बे से नहीं करना चाहते, रब्बे से करके देखना, हो सकता है रब्बे से आंसर आ जाए। अदरवाइज अगर रब्बे फेल हो जाता है, रब्बे लग जाएगा, इसमें लग तो जाएगा ही, आंसर हो सकता है दे दे और नहीं देगा तो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा तो फिर तो गोस लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल 2n पूरा कॉमन लूँ तो स्क्वायर के साथ बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 3/2n पावर 2, नीचे से भी 2n कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर के साथ बाहर आएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस, बेटा 2/n कॉमन लिया तो 2 तो ऑलरेडी इसके पास भी था तो सिर्फ n जाएगा नीचे, तो 1/n पावर 2। सुन लो ये स्टेप क्या लिखा है मैंने, 2n कॉमन लिया तो 2 भी तो ऑलरेडी इसके पास भी है तो कॉमन आ गया, और n इसके पास नहीं था तो n अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा 1 आएगा, क्योंकि 2 तो कॉमन आ गया बाहर। अच्छा, इतना स्टेप आने के बाद 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कट गया। फिलहाल अगर मैं लिमिट पुट करूँ तो ये टर्म बनेगी 0, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ओवरऑल आ रहा है 1। तो आपका दिस टेस्ट फेल, कौन सा टेस्ट फेल, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ये फेल हो गया। अब ये फेल हो गया तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, या तो पुराने टेस्टों पे जाओ, पर उसके लिए कोई पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट तो है ही नहीं, तो वापस यूएन को चेक भी क्या करोगे, सीरीज में है तो पुराने टेस्ट तो काम में आएंगे नहीं। फिर आप डार्ट के बाद जाते हो रब्बे पे,
बेटा रब्बे लगा सकते हो, बिल्कुल लगा के देख लेना, क्योंकि मैं तो आपको गोस्ट लगाना सिखा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन में रब्बे पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, आप रब्बे से घर पे करके देखना। रब्बे करने के लिए UN/UN+1 जो ये वाला है इसमें -1 करना, तो ये स्टेप उधर जाएगा, फिर होल स्क्वायर खोल देना, कुछ टर्म्स कट जाएंगी, कटने के बाद जो भी बचेगा उसको n से मल्टीप्लाई और फिर लिमिट। हो सकता है फाइनली आंसर ही आ जाए, पर आज हम कुछ नया सीख रहे हैं, लाइक हम सीख रहे हैं गोस्ट टेस्ट। तो बेटा मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में डांट के फेल होते ही मैं रब्बे ना लगाकर इस क्वेश्चन में कोशिश करता हूँ क्या, गोस्ट टेस्ट लगाने की। तो गोस्ट टेस्ट के लिए पहले UN/UN+1 को फिर से बुला लो, आफ्टर कॉमन लेने के बाद 1+ की चीज़ें होनी चाहिए सारी। गोस्ट टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट है 1+ कुछ होना चाहिए, तो 1+ कुछ है इसमें, स्क्वायर, और नीचे चल रहा है 1 + 1/n⁴ अब बेटा सबसे पहले ये स्टेप ऊपर ले जाओ, तो 1 + 3/2n⁴ तो चल ही रहा है, और ये स्टेप ऊपर जाएगा तो 1 + 1/n⁻²। अब बेटा आपको आना चाहिए बाइनोमियल एक्सपेंशन, और वो भी ज़्यादा नहीं, 1 + x⁴n, इसका एक्सपेंशन होता है 1 + nx + nn-1 फैक्टोरियल टू x²। आपको सिर्फ इतना ही आना चाहिए, 1 + nx, यानी ये पावर जो है वो आगे आ जाती है बस, और कुछ नहीं। तो बेटा कर देते हैं, ये पावर आगे आ जाएगी, तो 1 + 2 आगे आ जाएगा, तो मैं ऐसे करके लिख देता हूँ 2 × 3 / 2n। समझ गए आप, ये 2 आगे लिख दिया हमने। ऐसे ही -2 आगे लिख देंगे, तो यहाँ पर आएगा 1 - 2/n, तो ये -2 जब यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा। अब मैंने आपको आज ही पहले इसको थोड़ा सही लिख लो, 1 + ये 2 से 2 कट गया 3/n, और ये बन गया 1 - 2/n। और मैंने कहा था जब भी कई सारे ब्रैकेट मल्टीप्लाई में आएंगे और आप गोस्ट टेस्ट की सोच रहे हो, तो UN/UN+1 को α + β/n फॉर्म बनानी होती है। तो बेटा 1 1 1 तो मल्टीप्लाई होकर 1 ही आएगा, फिर सीधा 1/n लिखो, +3 -2 लिखना सिखाया है आज ही आपको। तो बेटा ये बन गया 1 + 1/n, और 3 - 2 भी कितना होता है 1, और ये कौन सी फॉर्म बन गई बोलो, α + 1/n × β। अब अगर आप एक्सपेंशन में ये टर्म और लिखते तो बेटा फिर उसको बाद में छोड़ देते, इसलिए उसको लिखो ही मत, तो बेटर है बस आप इतना ही लिखा करो जब गोस्ट टेस्ट की प्लानिंग कर रहे हो। तो बेटा ये बन गया, कंपैरिजन करो, अल्फा का मान कितना आ गया 1, अगर अल्फा का मान 1 तो टेस्ट गोस टू बीटा, फेल नहीं होता, टेस्ट जाएगा बीटा के पास, गोस टू बीटा। अब बीटा की वैल्यू कंपैरिजन करो तो 1/n का कोफिशिएंट होता है बीटा, तो 1/n का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1, तो बीटा का मान कितना हो गया 1। और आप टेस्ट को पढ़ सकते हो, गोस्ट टेस्ट को, अगर बीटा का मान 1 तो बाय गोस्ट टेस्ट मैंने कहा था कि अगर बीटा 1 तो सीरीज डाइवर्जेंट, चाहे लेस देन हो चाहे इक्वल टू 1 हो, तो बीटा अगर 1 है तो UN सीरीज आपकी क्या हो गई, डाइवर्जेंट। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया बेटा, डाइवर्जेंट। तो इस तरीके से आप गोस्ट टेस्ट लगा सकते हो, पर तब जब आपका UN/UN+1 किस फॉर्मेट में आता हो, α + β/n। अगर आपका UN/UN+1 α + β/n फॉर्म में नहीं आ रहा तो बेटा उस केस में आप गोस्ट टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब आपकी बुक के अंदर 31 से लेके 41 तक के क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर 14 और 15 ये बेटा सारे के सारे गोस्ट टेस्ट के हैं। वैसे अब सी एक्सरसाइज आप पूरी कर सकते हो, पर कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं करने, वो मैं ही करवाऊंगा, तो वो क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 9 और 1-2 क्वेश्चन और होंगे, वो अपने अगली ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बाकी अब आप सारे सी एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जाम्पल है वो कर सकते हो, और उसके अलावा आप ये 31 से 41 के क्वेश्चन बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, ये सारे गोस्ट टेस्ट से कर सकते हो। तो थोड़ा सा समझ बनवा दी। अभी इस वीडियो में मैं थोड़े से 1-2 क्वेश्चनों के UN के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि वो UN आपसे होंगे नहीं। जब 31 से 41 के क्वेश्चन करोगे तो कुछ UN के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी, तो वो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर देता हूँ, जिससे आपके आज डाउट्स नहीं आएंगे, आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो बेटा बुक आपकी ये रही। इस बुक के अंदर सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन का UN दिखाता हूँ, लाइक क्वेश्चन नंबर 40। बेटा क्वेश्चन नंबर 40 का UN बनाने में आपको तकलीफ हो सकती है, तो मैं थोड़ा सा 40 नंबर क्वेश्चन का UN डिस्क्राइब कर दूँ। तो 40 नंबर क्वेश्चन मैं बुला रहा हूँ सी एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन है बेटा 1 + a 1 - a डिवाइड बाय 1², फिर 1 + a 1 - a 2 - a डिवाइड बाय 1² 2², उसके बाद आ रहा है 2 + a 1 + a 1 - a 2 - a 3 - a, और नीचे डिवाइड में आ रहा है 1² 2² 3²। ये क्वेश्चन बिल्कुल गोस्ट टेस्ट से हो जाएगा,
पर दिक्कत आपको ये आएगी कि इस क्वेश्चन में देखो पहले तो कहीं ना कहीं सीरीज तो दिख ही रही है कि जो टर्म्स इधर आ रही हैं वो इधर भी आ रही हैं, तो इसका मतलब अपने ए और बी एक्सरसाइज नहीं है, ये कौन सी एक्सरसाइज ही है, सी। अब इसका सबसे पहले अपने को सोचना है यूएन, बस आपसे यूएन नहीं निकलेगा इसका, यूएन सोचने में मतलब दिक्कत आएगी। हो सकता है कोई बच्चा कर भी ले, मैं ये नहीं कहता होएगा ही नहीं, पर फिर भी दिक्कत आ सकती है, तो अपने इसका यूएन सोचते हैं। बेटा इसका यूएन ध्यान से सुने। 1 तो देखो ऑलरेडी सिमेट्री से बाहर ही दिख रहा है, तो इसको तो मैं लेफ्ट ही कर रहा हूँ, तो कर सकते हैं, इसका लॉजिक्स मैंने आपको बताया हुआ है। अब एक बार सीरीज को ऑब्जर्व करते हैं। बेटा एक कसम से ये हमारी पहली टर्म हो गई यानी u1, ये u2 टर्म है, ये u3 टर्म है, इसको हमें एज्यूम या देखते हुए un बनाना है, तो un मैं बनाता हूँ। सुनना ध्यान से, पहले अपने ऑब्जर्व करते हैं। बेटा u1 टर्म है, उसमें नीचे जो आ रहा है वो सिर्फ एक ही टर्म आ रही है 1 का स्क्वायर। u2 में पिछले वाला 1 स्क्वायर भी आ रहा है और एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है 2 उसका स्क्वायर, और u3 में ये वाली दोनों टर्म आ रही है और लास्ट में 3 का स्क्वायर, यानी u3 में 3 टर्म्स मल्टीप्लाई में, u2 में 2 और u1 में 1। तो आज मैं पहले नीचे वाली चीज लिख रहा हूँ, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर करते करते u3 में 3 ही टर्म आ रही है, तो un में n टर्म्स ही आएंगी, तो 1 2 3 का क्या होता है n टर्म n, और स्क्वायर 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 चल रहा है तो स्क्वायर, तो ये सीरीज आएगी नीचे बेटा। अब ऊपर थोड़ी दिक्कत है, नीचे वाला तो आप खुद भी लिख लेते हैं, अब ऊपर सोचते हैं। बेटा u1 के अंदर ऑलरेडी डायरेक्ट 2 टर्म्स आ रही हैं a1 माइनस ए, और अगर आप u2 में देखो तो ये a और 1 माइनस ए तो आ ही रहा है, और इधर की तरफ आ रहा है 2 माइनस ए और इधर की तरफ आ रहा है 1 प्लस ए, यानी आपने u1 से जब u2 में गए तो बेटा एक तो टर्म इस तरफ बढ़ गई, एक टर्म इस तरफ बढ़ गई, यानी ये स्टेप तो आ ही रहा था और एक टर्म इधर आ गया, एक टर्म इधर आ गया, तो सोचो un के अंदर भी सारी टर्म्स आएंगी, एक इस तरफ बढ़ेगी और एक इस तरफ। अब सोचते हैं वो वैल्यू क्या होएगी। एक बार u3 को और ऑब्जर्व कर लेते हैं। u3 में देखो ये सारी 4 टर्म तो आ ही रही हैं, ये 4 टर्म तो एज इट इज आ रही हैं, फिर एक टर्म इधर बढ़ रही है और एक टर्म इधर बढ़ रही है, तो पैटर्न तो अब हमें समझ आया। अब समझ आ गया कि एक एक टर्म दोनों तरफ से बढ़ रही है, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, तो बेटा un टर्म लिखते वक्त आप पहले तो ये वाला ब्रैकेट लिख लो पूरा 2 प्लस ए। अभी सोचते हैं क्या लिखा जाएगा, पर ये वाला ब्रैकेट इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये हमारे को एज u3 टर्म दी हुई, उसके बाद कोई दी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये स्टेप्स तो सारे आने ही हैं, तो 2 माइनस ए 3 माइनस ए, इधर तरफ एक टर्म आनी है और इस तरफ एक टर्म आनी है। अब सोचते हैं क्या आएगी टर्म, तो बेटा एक बार फिर से u1 से u2 में देखते हैं। तो बेटा u1 के अंदर ये 2 टर्म थी, ये तो आ ही नहीं है, और u2 में बेटा यहाँ से 1 से क्या हो गया 2, तो u2 टर्म थी तो नीचे भी 2 था तो यहाँ पर भी 2, ऐसे u3 में भी देखो इधर 3 तो इधर भी 3, 1 था तो बेटा 1 में तो ये एक स्टेप आ ही रहा है 1 माइनस ए, 2 में क्या आ रहा है 2 माइनस ए, 3 में क्या आ रहा है 3 माइनस ए, तो nth में क्या आएगा n माइनस ए, nth में क्या आएगा n माइनस ए। सोचो जो नीचे 3 है वही 3 यहाँ आता है, तो नीचे जो n है तो यहाँ पर n आएगा n माइनस ए। उस तरफ देखते हैं बेटा, यहाँ पर a था, उसके बाद यहाँ पर आ गया a प्लस 1, a प्लस 1, फिर यहाँ पर u3 था, थर्ड टर्म थी तो 2 प्लस ए, यानी थर्ड टर्म थी तो 2 से शुरू हो रहा है, सेकंड टर्म थी तो 1 से शुरू हो रहा है, तो nth टर्म है तो एक कम से, जैसे 3 है तो 2 से, 2 है तो 1 से, तो n है तो n माइनस 1 से, तो बेटा इस तरफ आएगा n माइनस 1, और प्लस ए करना है सभी में प्लस ए, तो यहाँ पर करेंगे प्लस ए, उधर था माइनस ए तो इधर माइनस ए किया था, तो बेटा ये टर्म un है। तो एक बार आप वीडियो को वापस बैक करके सुन लेना तो आपको un समझ आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट टेस्ट क्या करोगे, un प्लस 1, मैं आपको बस un प्लस 1 और निकाल के दिखाता हूँ। ये सारी टर्म आएंगी और एक एक टर्म इस तरफ और इस तरफ बढ़ जाएगी और नीचे सिर्फ एक टर्म बढ़ेगी n प्लस 1, तो अपने पास नीचे तो आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर, और n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा ऊपर ये सारा तो लिख ही दो, n माइनस 1 प्लस ए 2 प्लस ए 1 प्लस ए 1 माइनस ए 2 माइनस ए 3 माइनस ए, और ये भी आएगा n माइनस ए। अब n प्लस 1 लिख रहे हैं तो इस तरफ भी एक बढ़ा दो, इस तरफ भी एक, तो n की जगह n प्लस 1 रख दो, तो ये बनेगा n प्लस 1 माइनस ए, और इस तरफ n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा, तो इधर आएगा n प्लस ए, n की जगह n प्लस 1 रखना, प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा तो n प्लस ए बचेगा। अब बेटा आपको नॉर्मली पहले डीएल लंबट लगाना होता है, तो un को un प्लस 1 से क्या करना होता है डिवाइड, मैं डिवाइड भी करके दिखा देता हूँ। टर्म्स कौन कौन सी कट जाएंगी, देखो ये सारी, यानी यहाँ से ये सारी, फिर ये, तो ये इतना इतना,
अच्छा, जब un+1 को इसके नीचे डिवाइड में लिखोगे तो ये n+1 का होल स्क्वायर तो जाएगा ऊपर और ये टर्म जाएंगी नीचे। तो बेटा ओवरऑल जब आप डिवाइड कर दोगे तो ये स्टेप बन जाएगा आपका। बड़े आराम से करके देखना, एक तो ये बचेगा, एक ये बचेगा। अब इसमें अगर गोस टेस्ट लगाने की सोच रहे हो, पहले डीएम नंबर लगा देना, देखना n कॉमन लोगे तो n स्क्वायर के साथ बाहर आएगा, इधर से n कॉमन, इधर से n कॉमन, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा। लिमिट अप्लाई करोगे तो बेटा टेस्ट फेल हो जाएगा, तो डीएल नंबर फेल हो गया। अगर डीएल नंबर फेल हो गया 1 आ जाएगा, ये पूरा सॉल्व कर दोगे तो टेस्ट फेल हो जाएगा डीएल नंबर। तो डीएल नंबर के फेल होते ही आप गोस लगाने की सोचोगे तो पहले आप कॉमन ले लो सारा कुछ। मैं करके दिखाता हूँ। डीएल नंबर तो n स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 + 1/n⁴, नीचे से n और ये n कॉमन आ गया तो n स्क्वायर, तो 1 + a/n, और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 1 + 1 - a/n, इस पूरी टर्म के नीचे n चला गया। फिर n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया। लिमिट लगा दो, लिमिट लगाओगे तो देखो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, इधर नीचे 1 ओवरऑल आ गया 1 आफ्टर अप्लाइंग लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो बेटा डार्ट यानी डी नंबर रेशो टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। तो आपको उसके रब्बे भी लगाना चाहो तो लगा लेना, रब्बे लगा सकते हो, नो डाउट लगा सकते हो, कर लेना। पर रब्बे अगर लगाने के बाद रब्बे से भी 1 आ गया यानी फेल हो गया रब्बे भी, फिर तो गोस लगाना ही पड़ेगा। तो बेस्ट है यहाँ पर गोस डायरेक्ट दिख रहा है हमें, क्योंकि सब में देखो 1 आ रहा है 1 आ रहा है 1 आ रहा है, ये देखते ही आप गोस लगा देगा और रब्बे पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो बेटा 1 1 1 की फॉर्म अगर बना लेते हो, यानी अगर आप n वाले के साथ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में हो वो भी कॉमन ले लो तो फिर 1 1 1 बन जाएंगे, और 1 1 1 बन जाएंगे तो आप गोस का लगा सकते हो तो लगा दो। तो बेटा इस केस में आपको un/un+1 को अल्फा प्लस बीटा/n फॉर्म बनानी है। तो ये ब्रैकेट तो ऊपर चल ही रहा है, ये ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो 1 + a/n⁻⁻1, ये ब्रैकेट भी ऊपर जाएगा तो 1 + 1 - a/n⁻⁻1। अब आपको मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया था, तो यहाँ पर लिखोगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बेटा ये 2 आगे आ जाएगा तो 1 + 2/n, बस इतना ही लिखना है, 1 + nx। ऐसे ये -1 आगे आ जाएगा तो ये बनेगा 1 - a/n, ये -1 आगे आ जाएगा तो 1 - 1 - a/n, तो ये -1 आगे आ गया। अब बेटा मैंने तुम्हें 3 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट सब मल्टीप्लाई करने सिखाए हैं। 1 1 1 है तो 1 नहीं आएगा, फिर सीधा लिख दिया करो 1/n प्लस का, उसके बाद लिखा करो +2 -a, और इस बार माइनस के साथ 1 - a, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 1 + 1/n 2 - a, ये माइनस अंदर भेजेंगे तो -1 + a से a कट गया, तो ये आ गया 1 + 1/n × 1। बेटा अल्फा का मान, इसको कंपैरिजन कर दो अल्फा + 1/n × बीटा फॉर्म से, तो बेटा अल्फा का मान आ गया 1, टेस्ट गोज टू बीटा। मतलब मैंने क्वेश्चन ही करवा दिया, मैं करवाना नहीं चाहता था, सिर्फ आपको un और un+1 बताना चाहता था। तो बीटा की वैल्यू आ गई 1, और 1 के केस में आपने गोस टेस्ट में पढ़ा है, गोस टेस्ट कहता है बीटा अगर 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट। हालांकि 1 पे हम टेस्ट फेल करते हैं, पर गोस भाई साहब इसको फेल नहीं करते। अगर बीटा का मान 1 हो या 1 से छोटा तो सीरीज होती है डाइवर्जेंट। तो बेटा इस क्वेश्चन में सीरीज क्या आ गई, डाइवर्जेंट। तो बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को भी टैकल कर सकते हो। अब आपको जितना होमवर्क मैंने दिया है वो आप बिल्कुल कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 9, इनको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना। बेटा ये सी एक्सरसाइज डन, अगले वीडियो में सी एक्सरसाइज सारा कंप्लीट कर देंगे, फिर डी एक्सरसाइज एक ही वीडियो की है और बाकी ई एक्सरसाइज में 2 वीडियोस बनेंगी, तो लगभग 3 या 4 वीडियोस पेंडिंग है। उतने में ये चैप्टर पूरा आपका डन, ये यूनिट पूरा डन। ओके, थैंक यू क्लास।